हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम जो है करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, घटना चक्र आई दृष्टि। उसमें यहाँ रुके थे ना हम, ये तकनीकी और प्रौद्योगिकी पे। तो आज यहीं से शुरू करेंगे, अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो शुरुआत देखो कहाँ से होती है, इसको साइड कर लेता हूँ एक बार। चलो, तो एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये कहाँ पर लगाया गया है, ये देखना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने जो है 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड स्थित आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान में स्थापित किया है। कहाँ? उत्तराखंड में। याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा है 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। कहाँ पे? उत्तराखंड में, एशिया का सबसे बड़ा। ठीक है, जगह पे अगर पर्टिकुलर जगह पूरे तो देवस्थल वेधशाला है ना, वहाँ पर लगाया गया है। ओके, इतना सा है, ध्यान रखना बस। यही पूछेगा कहाँ पे स्थापित किया है? उत्तराखंड में। टेलीस्कोप 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित है। कोई नहीं, ऊंचाई उत्तराखंड ऊंचाई है तो इतना ऊंचाई पर रहेगा। ठीक है, चलो। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, ये रिपोर्ट आई है 14 मार्च 2023 को। स्विट्जरलैंड स्थित कौन? IQ एयर द्वारा वर्ल्ड ये जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई है। 131 देशों को इसमें शामिल किया है। उसमें PM 2.5 देखा गया है, किसका कितना है उसके हिसाब से इनको, इसकी सांद्रता के हिसाब से इनको जो है रैंक दी गई है। सबसे खराब दृष्टिकोण मतलब सबसे खराब सीट्स टॉप, मतलब सबसे खराब स्थिति में टॉप पे कौन है? चाड, और सेकंड लास्ट पे इराक। ठीक है, तीसरे नंबर पाकिस्तान। याद रखना, सबसे खराब कहाँ पे? चाड, इराक और पाकिस्तान। तीनों देश विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं। सबसे प्रदूषित चाड, फिर कब उससे कम इराक, और पाकिस्तान तीसरे नंबर पे, मतलब नीचे से तीसरा सबसे प्रदूषण में। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत 8वें नंबर पे है प्रदूषण में, है ना। भारत जो है 8वें नंबर पे है। WAQR वही है। इसमें चाड की राजधानी, हाँ देखो, अगर राजधानियों की बात करें इस इंडेक्स में, राजधानियों की बात करें तो अंजामेना, एक दिन ना राजधानी पूछ सकता है। अंजामेना को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, और विश्व क्यों इंपॉर्टेंट है देख ला, यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विश्व की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? दिल्ली। ये खतरनाक है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे प्रदूषित राजधानी अंजामेना किसकी? चाड की। चाड ही सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है, और दूसरे नंबर पर है हमारी दिल्ली, सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानियों में। मध्य एवं दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत और भारत के हैं। मध्य और उसमें मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के 15 देश लिए हमने, 15 शहर लिए सबसे प्रदूषित। उनमें 12 इंडिया के और 3 पाकिस्तान के हैं। ये स्थिति है हमारी। इस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा? लाहौर है ना, इसी में मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में। ठीक है, इसी श्रेणी में राजस्थान का भिवानी दूसरे नंबर पर है। देखो, राजधानी में भी हम दूसरे नंबर पर हैं पॉल्यूशन में, और शहर में भी आ गए। राजस्थान का भिवानी सबसे दूसरे नंबर पर है ना, लाहौर के बाद। मध्य एवं दक्षिण एशिया का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? तारकेश्वर। इसी कैटेगरी में तारकेश्वर पश्चिम बंगाल का सबसे कम प्रदूषित शहर है। ये भी अच्छी क्वालिटी है हमारे लिए, अच्छी चीज़ है ना। चलो, अब देखो, बेंगलुरु मेथनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली बसों का अनावरण। तो यही पूछेगा कि मेथनॉल मिश्रित से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ हुआ है? तो बंगलुरु में हुआ है ना, बेंगलोर में। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब ने बंगलुरु में MD-15, इसका मतलब क्या है? मेथनॉल की मात्रा 15% मिलाई जा रही है। ठीक है, मेथनॉल और डीजल है जिसमें 15% मेथनॉल है, तो उनसे चलने वाली बसों का अनावरण किया। कहाँ? बंगलुरु में। इस अवसर पर 100% मेथनॉल द्वारा संचालित होने वाला ट्रक भी लॉन्च किया। यहीं पे कहाँ? बंगलुरु में 100% मेथनॉल से चलने वाला ट्रक। ठीक है जी, ये भी याद रखना, इसी अवसर पर बेंगलुरु में। ओके, अगला देख लेते हैं। हाँ, बेंगलुरु महानगर परिवहन, देखो कौन कौन शामिल है इसमें। इसमें BMTC बेंगलुरु महानगर परिवहन, हाँ, बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अशोक लीलैंड, जिसकी ये ट्रक और कंपनियां हैं, वो बसें हैं। ठीक है, तो ये चारों का जो है संयुक्त है, ये संयुक्त एक पहल थी। ठीक है, देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर क्या कहाँ बना है भाई? तो ये है मार्च 2023 को झारखंड स्थित उत्तरी कर्णपुरा डिस्ट्रिक्ट है उसका क्रिटिकल संयंत्र, उत्तरी कर्णपुरा क्रिटिकल संयंत्र देश के पहले वातानुकूलित कंडेंसर का शुभारंभ कहाँ हुआ? यहीं पे हुआ, उत्तरी कर्णपुरा में। कर्णपुरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसमें। उत्तरी कर्णपुरा क्रिटिकल संयंत्र देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर बन गया है। ठीक है जी, कहाँ? झारखंड में। शुभारंभ किसने किया? NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC। ओके, उत्तरी कर्णपुरा संयंत्र में 660 मेगावाट की 3 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, जिनकी कुल क्षमता कितनी? 980 होगी। मोटा मोटा याद रखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ पर स्थापित हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। यह संयंत्र झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इनको सस्ती दर पर बिजली आपूर्ति कराएगा। ठीक है, ये होगा खत्म।
बैंडिकूट ये क्या चीज़ है भैया? विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट। कहाँ पे? केरल में। केरल ही करता है ऐसे काम। तो फरवरी 2023 में केरल सरकार ने विश्व के पहले मैला ढोने वाले रोबोट, क्या नाम है? बैंडिकूट। बैंडिकूट इसका जो है अनावरण कर दिया है। बैंडिकूट याद रखना क्या है। बैंडिकूट को गुरुवायूर सीवेज परियोजना के तहत शामिल किया गया है। ये वहाँ का नाम है। थोड़ा सा साउथ के नाम थोड़ा सा अजीब से होते हैं ना, हमको लगते हैं अजीब, क्योंकि हमको अपने जैसे ही नाम सुनने के आते हैं ना, इसलिए। विकास जैन रोबोटिक्स, विकास जैन रोबोटिक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड केरल द्वारा इसका क्या है? विकास किया गया। इसका विकास की बात करें, जैन रोबोटिक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। जैन रोबोटिक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड केरल इसके साथ, ठीक है। चलो, बैंडिक्यूट ने संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 9 को पूरा किया है। टोटल SDG कितने? 17 है ना, तो उसमें से 9 को इसने पूरा कर दिया। कौन कौन से हैं 9? देखो, SDG 3 को क्या? स्वास्थ्य। 4 किसके लिए है? शिक्षा के लिए, शिक्षा को पूरी कर रहा है। 3 को पूरा कर रहा है। 6 क्या है? साफ स्वच्छता को, ये भी पूरी कर रहा है। और 8 क्या है? आर्थिक वृद्धि उत्कृष्टता को। और 9 क्या है? उद्योग नवाचार आधारभूत ढांचा, ये इसको भी पूरा कर रहा है। और 10 में इनइक्वलिटी को कम कर रहा है ना। 11 में क्या है? संवहनीय शहर है ना और समुदाय। 12 में क्या है? संवहनीय उपभोग और उत्पादन, इसको भी पूरा कर रहा है। और 6ठे में शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं, इनको 9 को कर रहा है, ठीक है ना। देख लेना एक बार। विश्व की प्रथम सैंडी बैटरी कहाँ स्थापित हुई है भैया? फिनलैंड में हुई है। फिनलैंड में, फिनलैंड शहर में विश्व की प्रथम सैंडी बैटरी स्थापित हुई है। यह बैटरी 100 टन रेत वाली 7 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा एक विशाल स्टील निर्मित साइलो है। साइलो रेत से बना होता है ना, उसको बोलते हैं साइलो। महीनों तक हरित ऊर्जा को संरक्षित रख सकती है। कहाँ पे? फिनलैंड में हुई है। इतना याद रखना, कहाँ पे हुई है? फिनलैंड में। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है अभी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3 से 7 जनवरी 2023 को कहाँ? राष्ट्र संतु तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर में, ठीक है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ? नागपुर में। थीम क्या है? नागपुर में अभी शुरू हुई भैया, संपन्न हुई। थीम क्या थी? महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ये है, ठीक है। ओके, अध्यक्षता किसने की है? विजय लक्ष्मी सक्सेना। इंपॉर्टेंट है, अध्यक्षता इसकी विजय लक्ष्मी सक्सेना जी ने की है। इजरायली क्रिस्टल वैज्ञानिक, क्या नाम है? अदा योनाथ। अदा योनाथ कहाँ की? इजरायली क्रिस्टल वैज्ञानिक हैं ये। एकमात्र ऐसी नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया। किसमें? 108वीं विज्ञान कांग्रेस में, भारतीय विज्ञान कांग्रेस में। कौन? किसने? अदा योनाथ। नोबेल प्राप्त हैं ये, इनको नोबेल मिला हुआ है। 2009 में इनको भारतीय मूल के वेंकटरमण रामकृष्णन थॉमस ए स्ट्रीटज के साथ संयुक्त रूप से रसायन का नोबेल, इनको जो है ना 2009 में नोबेल मिला था। तो उसी में जो है वेंकटरमण रामकृष्णन और थॉमस ए स्ट्रीटज, इनको भी उसी टाइम पे नोबेल मिला था, ठीक है। तो उस टाइम इनको मिला था थॉमस को। अदा थॉमस, क्या नाम है इनका? अदा योनाथ जो आई हैं अभी, है ना, ठीक है। चलो, अब देखते हैं और क्या है इंपॉर्टेंट। और अच्छा, अदा योनाथ नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली इजरायली महिला है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी अदा योनाथ नाम रखा। अदा योनाथ कौन आई है? 108वीं विज्ञान कांग्रेस में। ओके, जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पहली बार इसी में जो है 108वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का भी पहली बार आयोजन हुआ इसी में। विज्ञान किसान कांग्रेस के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि कौन थे? पद्मश्री राहीबाई सोमा पोपेरे। याद रखना, विज्ञान कांग्रेस है किसका? किसान विज्ञान कांग्रेस का टाइम उद्घाटन किसने किया? पद्मश्री हैं, पद्मश्री अवार्डी राहीबाई सोमा पोपेरे रखना, नहीं, राहीबाई सोमा पोपेरे उपस्थित हुई, जिन्हें क्या देश भर में बीज माता के नाम से जाना जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बीज माता कौन है? तो राहीबाई सोमा पोपेरे, ठीक है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है? तो शुरुआत गुजरात के सूरत में हुई है। हाइड्रोजन मिश्रण की परियोजना की पहली शुरुआत गुजरात के सूरत में, ठीक है। NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड ने मिलकर की है, दोनों ने, ठीक है। इस परियोजना में PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में हरित हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा। मतलब PNG में हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा, ठीक है। PNG के साथ हरित हाइड्रोजन के 5% वॉल्यूम का मिश्रण मतलब 5% इसमें PNG में हाइड्रोजन मिक्स की जाएगी, ठीक है। मिश्रण स्तर को चरण दर चरण 20% तक बढ़ाया जाएगा। अभी तो 5% की जाएगी, फिर आगे इसको 20% तक इंक्रीज किया जाएगा धीरे धीरे, है ना, स्टेप बाय स्टेप। उपलब्धि के बाद भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की श्रेणी में आ गया है, ठीक है। कौन कौन सा देशों की श्रेणी में? ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये 3-4 देश ही हैं ऐसे जो हाइड्रोजन में आ रहे हैं भाई अपने इसमें PNG में। ओके, उस श्रेणी में भारत आ गया है।
भारत ने वर्ष, देखो ये तो इम्पोर्टेंट है, 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र, एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने की, मैंने पहले पढ़ाया था, पहले ही शायद पहला ही लेक्चर था उसी में। तो हम 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं, उसके लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। साथ ही 2070 तक जो नेट जीरो का हमारा लक्ष्य है ना, उसको भी प्राप्त करने में हमें सहायता मिलेगी इससे, ठीक है। तो देखो जम्मू एवं कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं। कहाँ पे? ये रियासी जिला है जम्मू कश्मीर का। किसने भी ढूंढा है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उसने रियासी जिले, सलाल हैमाना क्षेत्र पड़ता है रियासी जिले में, वहाँ पे ये मिले हैं कितने? लिथियम के। अच्छा, कुल कितने मिले हैं? 5.9 मिलियन टन लिथियम के अनुमानित भंडार है। कितने? 5.9 मिलियन टन, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है बस। ओके, विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ पे? चिली में। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछे गए हैं कई बार क्वेश्चन, ये पूछा है। सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक भंडारण कहाँ पे? चिली में। लिथियम त्रिकोण के बारे में पूछा गया, कौन है लिथियम ट्रायंगल? तो ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 60% अभिज्ञात लिथियम लैटिन अमेरिका में मिलता है। लैटिन अमेरिका में 60%। और ये 3 लैटिन अमेरिकी देश हैं, कौन से? बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली। बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, इनको ही लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सर्वाधिक लिथियम उत्पादक कौन से हैं? अब देखो ये चीज़ मैं बताने वाला था। ऑस्ट्रेलिया सबसे टॉप है लिथियम उत्पादन में। चिली में भंडार सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। चिली दूसरे नंबर पर है उत्पादन में, और चीन तीसरे नंबर पर, ठीक है जी, चीन तीसरे। ओके, चलो इतना याद रखना बस, मोटा मोटा देखते चलो और चलते रहो। ओके, अब देखते हैं, हाँ, भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र तो कहाँ पे? भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। कहाँ? तिरुपति में एक चीज़ और बनाई गई थी क्या? तो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया था, याद है आपको? भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र कहाँ? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट बस। एशिया का सबसे बड़ा क्या? CBG संयंत्र क्या होता है भैया? ये भारत में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस, CBG मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस का संयंत्र का उद्घाटन कहाँ? भारत में एशिया के सबसे बड़े, कौन सी जगह हुआ है? पंजाब के संगरूर में जगह में, संगरूर जगह है पंजाब में, वहाँ पे एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन हो गया संगरूर में, ठीक है, पंजाब में। संयंत्र को जर्मनी स्थित जैव ऊर्जा क्षेत्र कंपनी कौन सी? बर्बियो एजी द्वारा लगभग 220 करोड़ रुपए की FDI निवेश के साथ स्थापित किया। मतलब बर्बियो एजी कंपनी है जर्मनी की, उसने इसको सहयोग दिया है, पैसा दिया है, ठीक है। संयंत्र द्वारा प्रतिदिन लगभग 600 से 650 टन विकसित किण्वित जैविक खाद यानी फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्यूअर, ये सब का उत्पादन किया जाएगा। किससे? इसी संयंत्र खाद का, है ना। अच्छा, स्टेबल बर्निंग को रोकने के लिए भी, स्टेबल बर्निंग होती है ना इस क्षेत्र में बहुत, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, इधर को स्टेबल बर्निंग मतलब वो जो पराली जलाते हैं वो, उसको रोकने के लिए इसमें सहायता मिलेगी। अब क्या है भैया अगला? फ्रंटियर, विश्व का द्रुततम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, द्रुततम मतलब फास्टेस्ट। 15 नवंबर 2022 को फास्टेस्ट कंप्यूटर को टॉप 500 सूची जारी की है ना। फास्टेस्ट कंप्यूटर की टॉप 500 कंप्यूटर की सूची जारी की गई अब नवंबर 2022 में। तो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर कौन सा? फ्रंटियर को विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा? फ्रंटियर, अमेरिका का है, ठीक है। वास्तव में यह विश्व का पहला एक्जास्केल सुपर कंप्यूटर है। एक्जास्केल, अब ये क्या होता है एक्जास्केल? तो ये होता है भैया एक एक्जास्केल की संसाधन गति वाला सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड क्विंटिलियन यानी 10⁸ फ्लोटिंग पॉइंट्स संगणना कर सकता है। ये ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, ये समझ लो, बहुत ज़्यादा गणना कर सकता है भाई। सबसे फास्टेस्ट है तो ये सबसे गणना वाला ही होगा ना, तभी तो है फास्टेस्ट। अमेरिका स्थित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित हुआ। कौन सा? अमेरिका में ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी, वहाँ पे ये स्थापित हुआ है। ओके, टॉप 500 सूची में चीन के सर्वाधिक 162। टॉप की बात करें तो फ्रंटियर है, लेकिन टॉप में अब की बार ये चाइना और अमेरिका का नहीं है, चाइना और उसका जापान का नहीं आया, इस बार अमेरिका का है फ्रंटियर। तो 500 में, टॉप 500 में सबसे ज़्यादा तो है अमेरिका के 162 सुपर कंप्यूटरों को स्थान मिला है। वहीं अमेरिका के 126 सुपर कंप्यूटरों को स्थान मिला है ना, दूसरे नंबर पर अमेरिका है। तो देखो फ्रंटियर अमेरिका का टॉप होगा, दूसरे नंबर पर फुगाकू जापान, और तीसरे नंबर पर लूमी फिनलैंड। इस बार तो हमें भैया चीन बहुत पीछे है, चीन का जो है 7वें नंबर पर आ रहा है, ठीक है। चलो तो देखो फ्रंटियर टॉप पे, फुगाकू जापान दूसरे पे, और लूमी फिनलैंड तीसरे पे हो गया, ठीक है। ये हो गया सुपर कंप्यूटर, टॉप सुपर कंप्यूटर 3। ओके, चलो अब देखते हैं टॉप 500 की नवीनतम सूची में भारत के 3 सुपर कंप्यूटरों को, भारत के भी 3 सुपर कंप्यूटर स्थान मिला है। कौन सा? सीडेक पुणे में स्थापित परम सिद्धि AI, यानी कि अब ये इसका मतलब ये है कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा? परम सिद्धि AI, ठीक है, ये भारत का सबसे तेज है। ओके, क्लियर हो गया।
इससे समग्र 120वां स्थान मिला है, 500 में 120वां स्थान। अधिकतम संसाधन गति इतनी पेटाफ्लैक्स है, 4.62 पेटाफ्लैक्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, कहाँ पे भैया? प्रत्यूष नवीनतम सूची में 143, मतलब प्रत्यूष जो है उसका सेकंड स्थान मिला है भारत में, और वैसे उसमें मिला है 143वां स्थान, है ना, ठीक है इतना। और मिहिर को मिला है 270वां स्थान, यानी इंडिया का तीसरा होगा मिहिर। तो पहला परम सिद्धि, फिर प्रत्यूष और मिहिर, है ना, ठीक है, ऐसे हैं इंडिया के। सुपर कंप्यूटर परम अनंत, इसके बारे में समझ लो। तो IIT गांधीनगर में सुपर कंप्यूटर परम अनंत स्थापित किया गया। कौन सा? परम अनंत। कहाँ पे? IIT गांधीनगर में। तो इस सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति कितनी है? 838 क्या है? टेराफ्लैक्स। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कहाँ स्थापित हुआ है वो देख लो। परम अनंत डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग तकनीकी पर काम करता है, बस इतना है, मोटा मोटा देख लो। परम कामरूप, और भी हैं परम कामरूप, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। कामरूप का मतलब क्या है? कामरूप से संबंधित कहाँ से है? ये संबंधित है नॉर्थ ईस्ट से, असम से मेनली। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में परम कामरूप नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। कहाँ पे? IIT गुवाहाटी में परम कामरूप का, ठीक है। नामकरण असम के पहले ज्ञात ऐतिहासिक राजवंश। अब यही पूछ लेगा, असम का पहला राजवंश कौन सा था? तो यही था कामरूप वंश, है ना, इसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ। कामरूप वंश असम का पहला राजवंश, ठीक है। इसने पूर्वोत्तर के द्रुततम एवं सार्वजनिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के रूप में परम ईशान का जगह लिया। परम ईशान की जगह परम कामरूप आ गया है, ठीक है जी, ओके। अब देखो परम गंगा IIT रुड़की, कहाँ देखो, क्यों बता रहा हूँ मैं, ये बहुत दुनिया भर के हैं, कहाँ स्थापित है वो देख लो। तो IIT रुड़की में भी थोड़ा सा यूपी का था पहले, उस टाइम उत्तराखंड टूटा है, तो इसलिए IIT रुड़की को देख लो। परम गंगा है, परम शिवाय, ये इंपॉर्टेंट है। IIT BHU में कौन सा है? परम शिवाय, है ना। और IIT कानपुर में परम संगणक परम शिवाय हो गए यूपी के, इसलिए थोड़ा सा देख लो। जुपिटर देखो, जुपिटर यूरोपा का प्रथम एक्जास्केल सुपर कंप्यूटर। ये क्या है? जुपिटर यूरोप का प्रथम एक्जास्केल सुपर कंप्यूटर, यानी कि यूरोप का प्रथम एक्जास्केल सुपर कंप्यूटर जर्मनी में स्थापित किया गया। क्या नाम है? जुपिटर। यूरोप का पहला एक्जास्केल सुपर कंप्यूटर जर्मनी में स्थापित किया गया, नाम क्या है? जुपिटर। बस इतना इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। अब देखो भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कहाँ हुई है? तो मोदी साहब ने नई दिल्ली में 5G सेवाओं का स्टार्ट किया है ना। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6ठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। 9 अक्टूबर 2022 में 6ठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन नई दिल्ली में ही किया गया, ठीक है। अच्छा, कंपनी कौन सी है जिसने शुरुआत की है 5G की? तो यह है भारती एयरटेल। कौन सी है? भारती एयरटेल, याद रखना, ठीक है, ओके। अब देखो और क्या है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण। अच्छा, 5G प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एक नया शब्द भी आया है। कौन सा? WW, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। WWW क्या है? हाल ही में 4 बार W ना, हाल ही में चर्चा में रहा। WWW क्या है? तो ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब तो होता है, ये तो वायरलेस और जुड़ गया है बीच में, वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब, ठीक है, याद रखना। WWW वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब, ओके, याद रखना। चलो, पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पे पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये बनाई गई किसके द्वारा भैया? यह बस का विकास वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद पुणे में भैया, पुणे में द्वारा KPIT लिमिटेड द्वारा ये बनाया गया। कौन सी? KPIT लिमिटेड द्वारा पुणे में स्थापित की गई है। कौन सी? पहली स्वदेशी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ओके, कहाँ? पुणे में, ओके। चलो, विद्युत वाहन जहाँ बैटरियों द्वारा संचालित होते हैं, देखो इसका क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ लो। विद्युत वाहन जहाँ बैटरी द्वारा संचालित होते हैं, जिन्हें रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होते हैं? हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पादित करते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो बस है ना, ये क्या होते हैं, इनकी क्वालिटी ये होती है कि अपने जो एनर्जी है ना उसको स्वयं उत्पादित कर लेते हैं, किसी लेने की रिचार्ज करने की जरूरत नहीं, चार्ज करने की जरूरत नहीं होती, अपने ही उत्पादित करते हैं, ठीक है। एक फ्यूल सेल में वाहन के ईंधन टैंक में हाइड्रोजन गैस वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के अभिक्रिया करके ऊर्जा लेती है। हाइड्रोजन फ्यूल टैंक में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और उससे अपनी एनर्जी लेती है। इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा ना। इस क्रिया में केवल जल और ऊष्मा जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर आते हैं, इसलिए इसको क्या है? ग्रीन एनर्जी बोलते हैं, ओके। ऊष्मा और जल आते हैं बाहर। 2G इथेनॉल संयंत्र। तो हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी का यानी 2G सेकंड जनरेशन एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हरियाणा के पानीपत में 2G एथेनॉल संयंत्र, ओके। उद्घाटन कार्यक्रम विश्व जैव ईंधन दिवस कब आता है? उसके मौके पर हुआ है। तो उद्घाटन कार्यक्रम विश्व जैव ईंधन दिवस के मौके पर किया गया है, ठीक है। बायोमास और सेल्यूलोसिक सामग्री जैसे खोई,
बायोमास और सेल्यूलोसिक सामग्री होती है, जैसे खोई, लकड़ी के कचरे, कृषि, वानिकी अवशेष, घास इत्यादि सबसे ये बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें वो बनाया जाएगा एथेनॉल। ओके, तो IOCL द्वारा निर्मित यह संयंत्र पानीपत रिफाइनरी में बनाया गया है, IOCL द्वारा निर्मित है। ओके जी, चलो और ज़्यादा नहीं है। प्रधानमंत्री जीवन योजना ये क्या है? 2019 में केंद्र सरकार ने 2G एथेनॉल परियोजना हेतु प्रधानमंत्री जीवन योजना ये कब की थी? ये 2G एथेनॉल के उत्पादन के लिए ही प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 में केंद्र सरकार ने शुरू की थी। 2018-19 में 2018-19 से लेकर 2023-24 तक इस योजना चलेगी। कौन सी? जीवन योजना। किसके लिए? एथेनॉल उत्पादन के लिए, 2G एथेनॉल उत्पादन। अनाज आधारित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र, अनाज के आधारित है ना, अनाज पर डिपेंड करेगा। कहाँ? बिहार के पूर्णिया जिले में अनाज आधारित पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल, फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड है। ठीक है, कहाँ पे? बिहार के पूर्णिया में। अच्छा, नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? कलोल गुजरात में पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन हो गया। कहाँ? कलोल में। ओके, यह इफ्को द्वारा बनाया जा रहा है, इफ्को द्वारा विकसित किया है। ओके, नैनो यूरिया तरल जो है 4% नैनो स्केल नाइट्रोजन कण होते हैं इसमें। कितने? 4% नैनो कण होते हैं। ओके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस नॉर्मल देखते चलो। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं हाईलाइट करता हूँ और बताता हूँ बार। ठीक है, बस उस पर ध्यान रखना। अच्छा, 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के आंवला में और फूलपुर में, ये याद रखना, नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन। कहाँ? अब ये पूछ लेगा यूपी में कहाँ हुआ है नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन? कहाँ? तो आंवला है और फूलपुर, दोनों ही भैया फर्टिलाइजर के लिए जाने जाते हैं। इफ्को के संयंत्र दोनों ही, आंवला और फूलपुर, यहीं पे हुआ है। ठीक है, नैनो यूरिया भारतीय परिप्रेक्ष्य, तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985। देखो, उर्वरक आदेश नियंत्रण कब का है? 1985 का है, ये याद रखना, ऐसे पूछ सकता है। उर्वरक आदेश नियंत्रण कब का है? 85 का है, 1985। भारत नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। ठीक है, क्या है? भारत नैनो यूरिया का व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, भारत विश्व में यूरिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, दूसरा। और यूरिया के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, उत्पादन में तीसरे स्थान पर, उपभोग में दूसरे स्थान, दूसरा उपभोक्ता है, उपभोग करने वाला, और नैनो यूरिया उत्पादन करने वाला व्यावसायिक रूप से पहला देश। ठीक है, ये हो गया। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क, उत्तर भारत का कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्तर भारत के प्रथम औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क नॉर्थ इंडिया का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कठुआ जिला, कहाँ? जम्मू कश्मीर, कठुआ में हुआ है, जम्मू कश्मीर में। ओके, चलो, पहला पार्क कठुआ जिले में स्थापित हुआ है। दूसरा पार्क पहला पार्क कठुआ जिले में हुआ है। दूसरे पार्क की स्थापना कुपवाड़ा हंदवाड़ा में की जाएगी, मतलब यही वहीं, दूसरा भी वहीं होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही, पहला कठुआ में, दूसरा कुपवाड़ा में की जाएगी, हुआ नहीं है। ठीक है, ओके। इस पार्क में हर्बल निष्कर्षण, किण्वन, विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला, सूक्ष्म प्रसार, प्लांट टिश्यू कल्चर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बस मोटा मोटा देख लो। ओके, अब देखो, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क योजना। तो अब तक देश में विभिन्न 9 जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की जा चुकी है, हो गई है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ है ना, यहाँ भी है, देखना, यूपी का देख लो बस। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में भी है। ठीक है, लखनऊ में 9 में से, उनमें से। और छत्तीसगढ़ जैव पार्क, ये सबसे नया है। छत्तीसगढ़ जैव प्रौद्योगिकी पार्क सबसे नया है, ये सबसे लेटेस्ट है, छत्तीसगढ़ वाला, और लखनऊ में भी है एक। ठीक है, अब देखो, शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक क्या है? वैज्ञानिक गतिविधियाँ। देखो, शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियाँ, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। चलो देखो, क्या है? अजरबैजान और ताजिकिस्तान मलेरिया युक्त घोषित कर दिए गए। कौन से? अजरबैजान और ताजिकिस्तान, 2 देश। WHO ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त, अभी पूछा है कौन कौन मलेरिया मुक्त घोषित किए हैं, तो अजरबैजान, ताजिकिस्तान। ठीक है, अच्छा, WHO ने मलेरिया मुक्त देशों या क्षेत्रों की संख्या 42 रह गई है, है ना, मतलब जो मलेरिया से मुक्त हो गए ना, उन क्षेत्रों की संख्या, देशों की संख्या 42 हो चुकी है अब, इनको दोनों के साथ, पहले 40 थी। ओके, 2021 में चीन जो है इससे मुक्त हुआ, किससे? मलेरिया से, 2021 में। और 2016 में श्रीलंका को मुक्त किया गया WHO ने। 2021 में लेटेस्ट है चीन मलेरिया मुक्त, और 2016 में श्रीलंका। भारत में मलेरिया उन्मूलन हेतु प्रयास 2015 से प्रारंभ हुआ, मलेरिया उन्मूलन के लिए, लेकिन भारत में नहीं हुआ है अभी। ओके, उन्मूलन नहीं हो पाया है। ओके, 2016 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा, कब? 2016 में शुरू की गई, और इसको 16 से लेकर 30 तक लॉन्च किया, मतलब इसका जो है टाइम पीरियड क्या है? 2016 से लेकर 30 तक है। ओके, चलो, ये इंपॉर्टेंट था। बाकी देख लेते हैं, विश्व मलेरिया दिवस। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है,
वर्ल्ड मलेरिया डे कब? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 अप्रैल को। ओके, इस बार की थीम क्या थी? वर्ल्ड मलेरिया डे, द टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट, है ना, इनोवेट इम्प्लीमेंट। ओके, चलो विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 की देख लेते हैं। विश्व मलेरिया रिपोर्ट आई है 2022 की, तो क्या बोलती है रिपोर्ट? WHO विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 क्या बोलती है? 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 6,19,000 लोगों की मृत्यु मलेरिया से हुई है। कितने लोगों की? 6,19,000 लोगों की। दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल 79% मामले। 2021 बताती है रिपोर्ट कि दक्षिण पूर्व एशिया में 79% तो दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामले हैं, सबसे ज़्यादा मलेरिया प्रभावित एरिया है। अच्छा, अगला देखते हैं। जीवन विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष, जीवन विज्ञान के लिए क्या है भैया? ये देखो, चलो फरीदाबाद में इस कोष को इंडियन बायोलॉजिकल से डाटा सेंटर में फरीदाबाद में स्थापित किया गया जीवन विज्ञान के लिए। ठीक है, अच्छा बस इतना है। कहाँ पे स्थापित किया है? फरीदाबाद में, जीवन विज्ञान वाला। ओके, अच्छा, भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल, भारत ने उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन के विरुद्ध किए गए प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार जीता है। भारत ने उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए एक पहल चलाई थी, उसके लिए यूएन का एक पुरस्कार अभी भारत को मिला है। पहल को 2022 में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड दी WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड, इसके तहत लॉन्च किया गया था, इसी से पुरस्कृत किया गया। देखो, इस पहल जो है, जो हमारी जो पहल है, उसको 2022 यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड दी WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया है अभी भारत को। ठीक है, यह पहल नवंबर 2017 में कब लॉन्च की गई थी? नवंबर 2017 में भारत द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, एक 5 वर्षीय पहल, ये 5 वर्षीय पहल थी। ठीक है, अभी चली रही है शायद। ICMR, है ना, ICMR किसके द्वारा शुरू की गई? ICMR राज्य सरकार, WHO इंडिया की एक संयुक्त पहल, तीनों की, ICMR राज्य सरकारें और WHO इंडिया। ओके, भारत सरकार ने 25-20 एक लक्ष्य रखा है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि 2025 तक गैर संचारी रोगों, भारत सरकार का लक्ष्य है क्या? 25/25, तो 2025 तक गैर संचारी रोगों के कारण होने वाली अकाल मौतों के मामले में 25% तक की कटौती। मतलब जो गैर संचारी रोगों से जो मौतें होती हैं उनमें 25% तक 2025 तक कटौती कर दी जाए, हमारा लक्ष्य है। ओके, इसके तहत वर्ष 2025 तक उच्च रक्तचाप के मामले में 25% तक की कटौती, रक्तचाप के मामले में भी 25% की कटौती करना था, ये भी है। ठीक है, अच्छा, मंकी पॉक्स, अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया मंकी पॉक्स को, है ना। WHO मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात घोषित कर दिया। किसने? WHO ने मंकी पॉक्स किसको किया है? ये पूछेगा, मंकी पॉक्स को किया है। ओके, तो इससे पूर्व 22 जून 2022 को वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने मंकी पॉक्स को वैश्विक महामारी, ना, वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने 2022 में वैश्विक महामारी भी घोषित किया था इसी को, मंकी पॉक्स को। ठीक है, चलो, और क्या है? जुलाई 2022 में WHO दक्षिण पूर्व एशिया में मंकी पॉक्स का पहला मामला, देखो अच्छा, ये दक्षिण पूर्व, इसको तो कर ही दिया है वैश्विक महामारी, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया में पहला मामला कहाँ आया? तो यह पहला मामला भारत में आया था। ये जो है कहाँ? भारत में दर्ज किया था जुलाई 2022 में। क्या हुआ था? UAE से तिरुवनंतपुरम केरल में आए एक 35 वर्षीय युवक में ये मंकी पॉक्स रोग देखा गया था। UAE से आया था एक बंदा तिरुवनंतपुरम केरल में, वहाँ पे उसमें ये देखा गया था। ठीक है, तो वहाँ से ये पहली शुरुआत मानी जाती है यहाँ दक्षिण एशिया में। सर्वाइकल कैंसर से ज़्यादातर मामले के लिए ह्यूमन पेपिलोमा, ये अलग से फैक्ट दिया है। सर्वाइकल कैंसर जो हो रहे हैं ना, उसके लिए क्या? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिम्मेदार, इसके HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। अब देखो, लंपी प्रीवैक टीका, ये इंपॉर्टेंट है। लंपी प्रीवैक टीका, ये कहिए कहाँ, इसके लिए अभी लंपी डिसीज आई थी ना अगस्त 2022 में, स्वदेशी टीका है ये लंपी प्रीवैक टीका एंड लंपी प्रीवैक इंड है या ऐसा है कुछ, हाँ, लंपी प्रीवैक इंड इंडिया को लॉन्च किया गया। कैसे? इंडिया ने, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया लंपी प्रीवैक, है ना। अच्छा, विकास किसने किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान, ये ICR, विकास किसने किया है? ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने। इसकी 2 शाखाएं कौन कौन सी? राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हिसार, उसने ICR की 2 शाखाएं कौन सी? राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हिसार और राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कौन सा? इज्जतनगर बरेली। इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, हाँ, लिम्पी डिसीज के लिए। LSD का मामला भारत में 19 में आया था, 19 में दर्ज किया था। ठीक है, ओके, चलो और देख लेते हैं। गांठदार त्वचा रोग होता है भाई, लंपी डिसीज, है ना, लंपी स्किन डिसीज। LSD कैपीप्रॉक्स वायरस, LSD
कैप्रीपॉक्स वायरस नामक वायरस से ये होता है, ठीक है। अच्छा, पॉक्सविरिडे परिवार का ये वायरस है और नीथलिंग वायरस भी कहा जाता है, इसको नीथलिंग वायरस भी कहा जाता है। आनुवंशिक रूप से गोट पॉक्स, यानी आनुवंशिक रूप से ये गोट पॉक्स और सी पॉक्स और गोट पॉक्स वायरस परिवार से संबंधित, सी पॉक्स और गोट पॉक्स से, है ना। मुख्य रूप से ये गाय, भैंस और जुगाली करने वाले जानवरों में होता है, लंपी, है ना। और रोग जो है इसको फैलता किससे, खून चूसने वाले जो होते हैं ना, उनसे होता है। खून चूसने वाले जो प्राणी होते हैं उनसे होता है, ठीक है। चलो, अद्यतन पर्यावरण के बारे में थोड़ा पर्यावरण देख लेते हैं। अभी पर्यावरण के बारे में मोटे मोटा है। अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2022 जारी की है प्रधानमंत्री साहब ने अप्रैल में ही। तो अखिल भारतीय बाघ आकलन में कितने 5वें चक्र की जो है रिपोर्ट जारी की है। अभी पूरी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसमें स्टेट ऑफ टाइगर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार अभी कितने बाघ हो गए हैं, 3167। 2018 में कितने थे, 2967, एग्जैक्ट 200 बढ़ गए हैं, ठीक है, याद रखना ये है, इतना फ़र्क आया है। अच्छा, उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ हैं, मध्य भारतीय क्षेत्र पूर्ववर्ती घाट में 1161 सबसे ज़्यादा बाघ यहीं पे। रानीपुर को अभी चौथा बाघ रिजर्व बनाया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, इसके 50 वर्ष हो गए। 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था और 1 अप्रैल को इसके 50 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण वाली पहल थी ये, कौन सी, प्रोजेक्ट टाइगर, ओके। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री ने कहाँ, मैसूर कर्नाटक में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष होने पर एक स्मरणोत्सव महोत्सव का शुभारंभ किया, कहाँ, मैसूर में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, भैया देखो 9 अप्रैल 2023 को ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया, किसने, प्रधानमंत्री साहब ने। विश्व के 7 प्रमुख बिग कैट कौन से, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिमतेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता, इनके संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा ये बिग कैट अलायंस, है ना। अच्छा, अगला देखो, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज, कौन सा, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, पहला कार्बन तटस्थ क्या पावर एक्सचेंज बन गया। तो कहाँ पे है ये, बस इतना है, कौन सा बन गया ये देखते रहना है, ओके। अब देखो, कार्बन तटस्थता का अर्थ होता है मतलब जितना कार्बन हम यूज कर रहे हैं, मतलब पर्यावरण में उत्सर्जन कर रहे हैं, उतने ही हम जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसका मतलब होता है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। नीलगिरी तहर परियोजना किसकी है, दिसंबर 2022 तमिलनाडु ने राजकीय पशु नीलगिरी के संरक्षण हेतु नीलगिरी तहर परियोजना किसने, पर इसने तमिलनाडु में शुरू की है। यह भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना है, नीलगिरी के लिए पहली परियोजना। 5 वर्षों 22 से लेकर 27 तक चलाई जाएगी। 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है, कितने को, 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु की है परियोजना। भारत में चीते का पुनर्वास, बिल्कुल याद होगा आपको। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री साहब ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ, मध्य प्रदेश में है, वहाँ से नामीबिया से लाए 8 चीतों का पुनर्वास किया, 8 चीतों को छोड़ा, जिसमें 5 मादा और 3 नर थे, क्योंकि भाई 1952 में चीता भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। उसके बाद में ही 18 फरवरी 2023 को अफ्रीका से लाए गए 12 चीते। देखो पहले ही उसमें 8 चीते कहाँ से लाए गए, नामीबिया से। दूसरी बार फरवरी में लाए गए कहाँ से, अफ्रीका से 12 चीते, उसमें ही छोड़े गए, है ना। अच्छा, चीतों का भारत में पुनर्वास प्रोजेक्ट चीता के तहत किया जा रहा है। किसी विशाल जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की सबसे बड़ी और विश्व की प्रथम परियोजना है, ठीक है जी। यही नामीबिया से भारत के चीतों के स्थानांतरण में नामीबिया स्थित चीता कंजर्वेशन फंड CCF, इसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका है, किसने, चीता कंजर्वेशन फंड ने। अच्छा, भारत में विलुप्त हो गई एशियाई चीता का वैज्ञानिक नाम क्या था, एसिनोनिक्स जुवेटस, यही याद रखना है, ये तो पूरा होता है चीता का नाम, ये होता है वेनाटिकस नाम था उसका, वेनाटिकस। और नामीबिया से जो अभी लाकर बसाया गया है अफ्रीका चीता, उसका क्या नाम है, वो एसिनोनिक्स जुवेटस, ये तो है ही है, ये जुबाटस है। जो वेनाटिकस जो है विलुप्त हो गया था, जुबाटस अभी ला के बसाया गया है, ठीक है, जुबाटस, ठीक है, ओके। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कुछ चीते के बारे में। चीता का वैज्ञानिक नाम होता है एसिनोनिक्स जुबाटस, ये होता है एसिनोनिक्स जुबाटस, ओके। विश्व में वयस्क चीतों की कुल संख्या कितनी, 6517 है लगभग, इतने टोटल हैं चीतों। अच्छा, विश्व में चीतों की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है, नामीबिया में, नामीबिया में सबसे ज़्यादा है। इसी कारण से द चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, द चीता कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कौन है, चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नामीबिया है ना, सबसे ज़्यादा चीता आबादी। IUCN रेड लिस्ट में क्या आ रही है, चीतों को वुलनरेबल माना गया है, सुवेद्य। एशियाई चीते को भैया गंभीर रूप से संकट, वो वाला तो वुलनरेबल है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सा, एशियाई चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ओके। चलो ये और देख लेते हैं यहाँ का, महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल, कहाँ है महेंद्रगिरी, ये जैव विविधता विरासत स्थल। तो ये भैया नवंबर 2022 में उड़ीसा सरकार ने, कहाँ पे, उड़ीसा में, महेंद्रगिरी उड़ीसा में इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया, किसको, महेंद्रगिरी को। उड़ीसा का द्वितीय जैव विविधता स्थल है ये, पहला कौन सा था,
तो भैया यह था मंदरारू मनसरू मनसरू कंधमाल। मनसरू कंधार जिले में पड़ता है। उड़ीसा का प्रथम जैव विविधता स्थल था मनसरू। अभी कौन सा है? दूसरा है। अच्छा, 12 नवंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार ने भी अरिट्टापट्टी को तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया। किसको? अरिट्टापट्टी को। ठीक है, अरिट्टापट्टी पहला तमिलनाडु का, अरिट्टापट्टी पहले तमिलनाडु का हो गया और महेंद्रगिरी दूसरा है, उसका पहले था असम। कौन सा था? अभी देखे थे हम। जैव विविधता अधिनियम 2022 की धारा 37 के तहत ऐसा किया जाता है। वर्तमान में भारत में 36 कुल जैव, ये इंपॉर्टेंट है, 36 जैव विविधता विरासत स्थल अब तक हैं। टोटल भारत में कितने? 36 हैं। भारत का पहला जैव विविधता, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नल्लूर टेमेरेंड ग्रोव। भारत का पहला जैव विविधता स्थल कौन सा था? नल्लूर टेमेरेंड ग्रोव। कहाँ? बंगलुरु में। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नल्लूर टेमेरेंड ग्रोव बंगलुरु में। इसे जनवरी 2007 में जैव विविधता स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र एवं त्रिपुरा में सर्वाधिक 5। सबसे ज़्यादा जैव विविधता स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र और त्रिपुरा में 5-5। उत्तर प्रदेश में कितना है? 1 है, 1। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? 1 है, मात्र 1। तो कौन सा है देख लो। भारत में घोषित 36 कौन से हैं? तो सबसे पहला तो ये हो गया ये नल्लूर टेमेरेंड ग्रोव, है ना, बंगलुरु वाला सबसे टॉप पे हो गया 1 पे। अब देखो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको देख लेते हैं। ये चलते रहो, 116 हो गया ना। चलो ठीक है, तो देखो ये हो गया, ये है हमारा घड़ियाल पुनर्वास केंद्र लखनऊ में। ये एकमात्र यूपी में, इसलिए यूपी का एग्जाम दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कहाँ पे? लखनऊ में। जैव विविधता स्थल है ये आता है, क्वेश्चन पूछा क्या है कई बार। अच्छा, अभी देखो 35वां कौन सा हुआ? 35वां अरिट्टापट्टी मदुरई तमिलनाडु में, अरिट्टापट्टी मदुरई तमिलनाडु का, और महेंद्रगिरी ये गजपति जगह पड़ती है उड़ीसा में। तो ये मिलाने को आ सकता है, अरिट्टापट्टी और ये मदुरई वाले जो है ना, ये अरिट्टापट्टी मदुरई, महेंद्रगिरी ये उड़ीसा, ये मिलाने को मैच करने को आ सकता है। ठीक है, अच्छा अब ठीक है, आज यहीं रोकेंगे हम। तो कल शुरू करेंगे ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। ओके, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। ओके, आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर वेयर करिए। ओके, लाइक भी दबा दीजिए यार। ओके, थैंक यू सो मच।